एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हम नॉन लीनियर स्पेस पे आए हुए थे, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं यहीं से क्लास। कल हमने यहीं पे स्टॉप करा था ना, तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस डिफाइन नॉर्म। हमने नॉर्म डिफाइन करी है कैसे? u इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u कोमा u, यानी कि u के साथ इनर प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी? नॉर्म आ जाएगी और उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। अगर ये तीनों जो है नॉर्म तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो वो हमारा क्या बन जाएगा? नॉर्म्ड लीनियर स्पेस बन जाएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉर्म ऑफ यू अगर जीरो है तो इसका मतलब इफ़ एंड ओनली इफ यू इज इक्वल टू जीरो। दूसरा नॉर्म ऑफ ए यू, अगर नॉर्म से स्केलर बाहर निकालेंगे तो वो मोड बन के बाहर आ जाएगा, तो मोड ऑफ ए इंटू में नॉर्म ऑफ यू हो जाएगा, ठीक है। और तीसरी हमारे पास इनइक्वालिटी होगी कौन सी? ट्रायंगुलर। नॉर्म ऑफ यू प्लस वी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू प्लस में नॉर्म ऑफ वी, ठीक है। अब इसके रिलेटेड एक थ्योरम है हमारे पास, क्या कहती है? हर एक इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है नॉन लीनियर स्पेस बनेगा, यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस तो हमारे पास नॉन लीनियर स्पेस तीन प्रॉपर्टी नॉर्म की जो है वो सेटिस्फाई कर जाएगा, तीनों प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर नॉन लीनियर स्पेस हम कोई भी कुछ भी डिफाइन कर लें तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस यहाँ पे नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूव करना है। लेट वी बी इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस ले लिया। यू वी बिलोंग्स टू वी एंड ए बिलोंग्स टू एफ बी आर्बिट्रेरी नंबर। तो इसके लिए हमें दो नंबर चाहिए, यू वी जो कि वेक्टर स्पेस में से आएंगे, और एक स्केलर चाहिए होता है, ठीक है। तो हमने नॉर्म कैसे डिफाइन करी है? ऐसे डिफाइन कर रखी है। तो सिंस यू कोमा यू इज डिफाइंड ऑन वी, यू कोमा यू किस पे डिफाइन करा है हमने? वी पे, तो इसका मतलब नॉर्म भी किस पे डिफाइंड हो जाएगी हमारे पास? वी पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी नॉन लीनियर स्पेस की क्या होती है? नॉन लीनियर स्पेस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो नॉर्म ऑफ यू इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड नॉर्म ऑफ यू जीरो इफ एंड ओनली इफ यू इज इक्वल टू जीरो। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। सेकंड प्रॉपर्टी नॉर्म ऑफ ए यू इज इक्वल टू, ये बाहर आना चाहिए, तो हमने क्या ले लिया? लेफ्ट साइड ले ली नॉर्म ऑफ ए यू, और इसका क्या कर दिया? स्केयर। स्केयर करने के बाद यहाँ पे इसको खोल दिया। खोलने के बाद ये फर्स्ट वाला स्केलर तो एज इट इज बाहर आ जाएगा। जब सेकंड नंबर वाला स्केलर बाहर लेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका बाहर आ जाएगा, यानी कि कंजुगेट बाहर आएगा। तो जेड जेड मोड क्या होता है? हम जेड जेड बार क्या होता है? मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। किसके इक्वल होता है हमारे पास? मोड ऑफ जेड का स्क्वायर जेड जेड बार के इक्वल होता है, यानी कि मोड ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल ही हो गया। नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर बराबर है किसके इक्वल आ गया? अभी नहीं आया, अभी दोनों तरफ स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी स्क्वायर यहाँ पे भी, तो दोनों तरफ स्क्वायर क्या कर दो? कैंसिल आउट कर दो स्क्वायर रूट लेके। तो कैंसिल आउट कर दिए, तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया और ये हमारा प्रूव हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी है नॉर्म ऑफ यू प्लस वी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी। तो यहाँ पे नॉर्म ऑफ यू प्लस वी का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर। तो यहाँ से इनर प्रोडक्ट स्पेस यहाँ पे खोल लिया। खोलने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया, ठीक है। नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल यू कोमा वी। तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ यू कोमा वी इनर प्रोडक्ट क्या होती है इसकी? मोड ऑफ यू कोमा वी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये किसके इक्वल है? कोची स्क्वायर इनइक्वालिटी से नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी के, ठीक है। तो ये बन गया नॉर्म ऑफ यू प्लस नॉर्म ऑफ वी का होल स्क्वायर बन गया। स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगी? प्रूव हो जाएगी। इस थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारे पास क्या हो गई? होल्ड हो गई इनइक्वालिटी जो थी। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गई? नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस यहाँ पे ये बन गया, ठीक है। कन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं नॉन वेक्टर स्पेस का, आर स्क्वायर ओवर आर में से, और हमने नॉर्म इस तरीके से डिफाइन करी है। नॉर्म हमारे पास क्या होती है? मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ यू वन कोमा मोड ऑफ यू टू, इस तरीके से डिफाइन करिए। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस यहाँ पे नहीं बनेगी, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस तो कैसे बनती है? ब्रैकेट यहाँ ऐसे होता है ना, डिफाइन कैसे करते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस को? ऐसे डिफाइन करते हैं। ये डेफिनेशन है इनर प्रोडक्ट स्पेस की, दो एलिमेंट की प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से डिफाइंड होगी। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो जाएगा? सच दैट यू कोमा यू हमारे पास क्या हो जाएगी? नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर। लेकिन यहाँ से तो नॉर्म ऑफ यू हमारे पास क्या है? मैक्सिमम ऑफ मोड ऑफ यू वन कोमा मोड ऑफ यू टू। ये नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस तो है लेकिन इनर प्रोडक्ट स्पेस ये नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जांपल आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं, देखो डेफिनेशन, लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ए वेक्टर यू बिलोंग्स टू वी इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। तो इस यू को हम ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे? वी बिलोंग्स टू वी, अगर यू बिलोंग्स टू वी और वी बिलोंग्स टू वी, ठीक है। दो हमने वेक्टर यहाँ पे लिए और उनकी जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो क्या आ गई? जीरो आ गई। तो इसका मतलब वो क्या है हमारे पास? ऑर्थोगोनल है, ठीक है। ऑर्थोगोनल इसको हम ऐसे भी बोलते हैं यू इज परपेंडिकुलर टू वी या यू इज ऑर्थोगोनल टू वी, और इन दोनों का मतलब क्या होता है? यू कोमा वी की इनर प्रोडक्ट क्या आ जाएगी हमारे पास?
जीरो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, यू इज परपेंडिकुलर टू वी या यू इज ऑर्थोगोनल टू वी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ से u कोमा वी इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ v कोमा यू भी क्या हो जाएगा जीरो, तो u इज ऑर्थोगोनल टू v एंड v इज ऑर्थोगोनल टू u, इसको हम ऐसे बोलेंगे, यानी कि u परपेंडिकुलर है v के और यहाँ से हम बोलेंगे v इज परपेंडिकुलर टू u। ठीक है, सिमिलरली अगर जीरो कोमा v की इनर प्रोडक्ट स्पेस जीरो आती है तो इसका मतलब जीरो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल टू v हो जाएगा, यानी कि v किस में से है, v में से, तो v के हर एक एलिमेंट के साथ जो जीरो है वो क्या बनेगा, ऑर्थोगोनल बनेगा। ठीक है, और यही इसने लिखा है द जीरो वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू वेरी एवरी वेक्टर v बिलोंग्स टू v। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, लेट w बी ए सबस्पेस ऑफ v एनी वेक्टर u बिलोंग्स टू u बिलोंग्स टू v इज सेट टू बी परपेंडिकुलर टू द सबस्पेस w इफ u कोमा w इज इक्वल टू जीरो। एक तो हमने सबस्पेस में से एलिमेंट ले लिया, एक हमने v में से ले लिया, और उन दोनों की इनर प्रोडक्ट अगर जीरो आ गई तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर W1 W2 दो सबस्पेस हैं उसको ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, जब W1 का एलिमेंट और W2 का एलिमेंट लेंगे और उनकी इनर प्रोडक्ट हमारे पास जीरो आ जाएगी, तो इसका मतलब वो सबस्पेस कैसे हैं, ऑर्थोगोनल सबस्पेस हैं। ठीक है, ऑर्थोगोनल का मतलब यही है दोनों की इनर प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए हमारे पास दो जो वेक्टर हम लेंगे। ठीक है, डेफिनेशन सेकंड, इसको भी सिंपली तरीके से ऐसे ही लिखा है, W1 कोमा W2 इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल W1 बिलोंग्स टू W1 एंड W2 बिलोंग्स टू W2। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है W परपेंडिकुलर, इसको हम ऐसे लिखते हैं W परपेंडिकुलर। ठीक है, तो V बिलोंग्स टू V एंड W बी ए सबस्पेस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V बिलोंग्स टू V सच दैट V कोमा W क्या हो जाएगा, जीरो फॉर ऑल W बिलोंग्स टू W। मतलब V में से कोई एक वेक्टर हम ऐसा लेंगे V जिसकी जो परपेंडिकुलर होगा हर एक वेक्टर W के साथ, W के हर एक वेक्टर के साथ V क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ठीक है, इसमें V बिलोंग्स टू V लेकिन हर एक W के लिए ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W, यानी कि W परपेंडिकुलर। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं, W परपेंडिकुलर एंड कैन आल्सो बी एक्सप्रेस एज W परपेंडिकुलर V बिलोंग्स टू V इज परपेंडिकुलर टू W। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है यू ए बी है, वी सी डी है, बिलोंग्स टू सी स्क्र का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में से लिया गया है, सच दैट यू भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया, ए सी बार प्लस बी डी बार, और ये क्या है, इनर प्रोडक्ट, ये पीछे हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल करा था, प्रूव करी थी ये। ठीक है ना, तो इसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस टाइप से थे। ठीक है, तो इसको हमने स्टार्टिंग वाले एग्जाम्पल में प्रूव करा था, और ये क्या है हमारे पास, इनर प्रोडक्ट है। तो द वेक्टर Z1 5 7 Z2 हमारे पास है 7 आयोटा कोमा -5 आयोटा आर ऑर्थोगोनल, बिकॉज कैसे ऑर्थोगोनल होंगे, 5 की 7 के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट टपल के साथ 5 7 35 माइनस ये हो जाएगा प्लस का 35 आयोटा माइनस का 35 आयोटा, यानी कि क्या होगा, जीरो, तो ये क्या है, ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। तो इसको हमने ऐसे यहाँ पे प्रूव करना है। नेक्स्ट है, लेट W बी एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस देन W इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर W हमारे पास ऑर्थोगोनल सेट है नॉन जीरो वेक्टर्स का, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो W है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, W क्या हो जाएगा, यहाँ से लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो लेट देखो W हमारे पास है U1 U2 UN बी एन ऑर्थोगोनल सेट, ये हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ऑर्थोगोनल सेट ले लिया, नॉन जीरो वेक्टर्स है इनर प्रोडक्ट स्पेस V का। तो लेट A1 U1 A2 U2 AN UN इज इक्वल टू जीरो फॉर स्केलर्स AI बिलोंग्स टू F। तो इसको समीशन की फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिया, समीशन की फॉर्म में लिख दिया AI UI समीशन और इसकी मल्टीप्लाई कर दी UJ के साथ। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फॉर एनी J बिलोंग्स टू 1 to N। तो अब बट UI कोमा UJ इज इक्वल टू जीरो, जब UI और UJ जीरो होंगे फॉर ऑल I एक्सेप्ट जब I बराबर है J है, तो इसका मतलब फॉर ऑल I हर एक I के लिए एक्सेप्ट I बराबर है J को छोड़ के बाकी सब पे ये क्या हो जाएंगे, इनकी इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, हमारे पास जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये क्या बोला है, ऑर्थोगोनल सेट यहाँ पे बोला है। ठीक है, ऑर्थोगोनल सेट इसने यहाँ पे बोला है, ऑर्थोगोनल सेट में यही है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, जब ये इक्वल टू जीरो है तो AI यानी कि ये हो गया UI कोमा UJ बराबर है जीरो, तो यहाँ से UI की वैल्यूज क्या है, समीशन AI UI कोमा UJ इज इक्वल टू जीरो, तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाने के बाद जब इसको सोल्व करेंगे समीशन यहाँ से बाहर आ जाएगा स्केलर, तो UI कोमा UJ बराबर है जीरो, तो यहाँ से इसको नाम दे दिया हमने AJ, और ये हो जाएगा I की जगह हमने क्या कर दिया, J पुट कर दिया। ठीक है, I बराबर है J, तो ये हो गया हमारे पास I बराबर है J बाय 1।
बाय वन की कंडीशन यहाँ पे लगाई है, जब आई जे के बराबर नहीं है तो जीरो, और जब आई जे के बराबर हो जाएगा तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो सिंस यू जे नॉट इक्वल टू जीरो, तो फोर वन इज लेस देन इक्वल टू जे इज लेस देन इक्वल टू एन, तो यू जे कोमा यू जे इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर यू जे नॉट इक्वल टू जीरो है तो इनकी इनर प्रोडक्ट कभी भी इक्वल जीरो के बराबर नहीं होगी। तो इसका मतलब जो स्केलर्स हैं ए जे, उनको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से डब्ल्यू क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, डब्ल्यू हमारे पास कैसा हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट थी थ्योरम। तो डब्ल्यू अगर ऑर्थोगोनल सेट है ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन डब्ल्यू इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब इसकी है ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन था, ऑर्थोगोनल सेट यहाँ पे गिवन था, और ऑर्थोगोनल सेट अभी हम पढ़ के आए थे कि उनकी प्रोडक्ट क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब ये हो गया था, इसको डिफाइन कर लिया था। जब यहाँ पे यू आई जब जे के बराबर नहीं था तब उनकी प्रोडक्ट क्या थी, जीरो, क्योंकि ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन यही कहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्थोनॉर्मल सेट, ए सबसेट। ये इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोनॉर्मल सेट हमारे पास क्या होता है। ठीक है, ए सबसेट एस इज इक्वल टू यू आई इफ of an inner product space V is said to be an orthonormal set if ui comma ui is equal to 1, that it means norm of ui क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी for all ui belongs to S। जब दूसरी कंडीशन, जब i j के बराबर नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, इनकी इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, इनकी इनर प्रोडक्ट स्पेस जीरो हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे क्या था, जब i बराबर है j को छोड़कर फॉर ऑल हर एक आई के लिए इनकी इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, कभी इनको मिक्स कर दो, इसमें इस लाइन में और इस लाइन में। ठीक है, जब बराबर है जब तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वन, नॉर्म ऑफ यू आई क्या आ जाएगी, वन, और जब अलग अलग है तो आई और जे बराबर नहीं है तब क्या आ जाएगी, जीरो। तो ये हमारे पास होगा ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल सेट हो जाएगा। नेक्स्ट रिमार्क है, ए सेट ui is said to be orthonormal set if ui comma uj is equal to delta ij 1 if I is equal to j, 0 if I is not equal to j। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट इज ए बेसिस फॉर द स्पेस v, देन दिस इज कॉल्ड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर v। ठीक है, v का ऑर्थोनॉर्मल सेट जो है बेसिस बनता है तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फॉर v। नेक्स्ट है, W is an orthonormal set in an inner product space VF, then W is said to be complete orthonormal set if all non-zero orthonormal vector of V are in W। क्या कहता है, W is an orthonormal set, W orthonormal set बनेगा किसी भी inner product space का जब W is said to be complete orthonormal set, जब हम W को complete orthonormal set कहेंगे जब उसके non-zero orthonormal vectors of V are in W। तो यानी कि V के जितने भी नॉन जीरो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं वो किस में हो जाएं, डब्ल्यू में हो जाए, तब हम उसको बोलेंगे कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, सी स्क्वायर का हमने लिया यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस है, E1 E2 इसके दो बेसिस हैं, E1 ये होता है और E2 ये होता है, 0,1 ऑर्थोनॉर्मल सबसेट ऑफ सी स्क्वायर। तो E1, E1 E2, E2 और E1 E2 नॉर्म ऑफ E1 1, नॉर्म ऑफ E2 1। कैसे, E1 जब आई बराबर है जे के तो 1 आएगा, जब आई बराबर है जे के तो भी 1, जब आई जे के बराबर नहीं है तो क्या आ जाएगी, इनकी प्रोडक्ट 0 आ जाएगी। और ये इसने बता रखा है, देखो ऐसे मल्टीप्लाई करके हमें चेक करना है। इंपॉर्टेंट थ्योरम है बेसिस इनइक्वालिटी फॉर ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, बेसिस इनइक्वालिटी फॉर ऑर्थोनॉर्मल सेट, इसकी डेफिनेशन आपने, स्टेटमेंट इसकी आपने याद रखनी है, नेमिंग भी आ सकती है और स्टेटमेंट भी आ सकती है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ़ u1 u2 un बी एन ऑर्थोनॉर्मल सबसेट ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस vf, देन प्रूव दैट, ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है इनर प्रोडक्ट स्पेस का। तो हमें ये प्रूव करना है, समीशन i1 to n मोड ऑफ u कोमा ui का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ u स्क्वायर फॉर ऑल u बिलोंग्स टू v। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन लिख देंगे। डेफिनेशन हमने लिख दी ताकि हमें याद रहे, और ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सबसेट है इनर प्रोडक्ट स्पेस VF का। ठीक है, अब हमें ये चीज़ याद रखनी है, हमने ये मानना है लेट V इज इक्वल टू, ये आप लोगों ने याद रखना है, रिमेंबर। ठीक है, V इज इक्वल टू u माइनस समीशन i1 to n u कोमा ui, और इसकी इनर प्रोडक्ट किसके साथ, u के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास V। उसके बाद है ऑब्वियसली V बिलोंग्स टू V। ठीक है, V तो V में से बिलोंग करता है, तो नॉर्म ऑफ V स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगी, V कोमा V।
और वी कोमा वी, वी हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है, और कोमा में वी ये है। अब देखो यू कोमा वी, अब इस समीशन इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यू आई कोमा वी के साथ, ठीक है। अब ये हो गया, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। उसके बाद है हमारे पास वी की दोबारा वैल्यू रखनी है यहाँ पे, यू कोमा वी है ना, तो यहाँ पे इसकी दोबारा वैल्यू रखो, यू कोमा वी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी एज इट इज़, माइनस में ये एज इट इज़, फिर वी की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप इसको हमने कर दिया। अब हम जानते हैं यू वी बिलोंग्स टू वी और ए बिलोंग्स टू एफ, तो यहाँ से यू कोमा ए वी हमारे पास कितना आ जाएगा, ए का बार यू, जो जब सेकेंड नंबर पे स्केलर है तो उसका कंजुगेट बन के बाहर आ जाता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो देखो यू कोमा यू माइनस समीशन ये एज इट इज़, ये तो एज इट इज़ रखा है, इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे इस स्टेप को। सबसे पहले तो बराबर है, ये तो हो गया हमारे पास यू कोमा यू, इसकी इसके साथ हो जाएगी, फिर माइनस का साइन, समीशन जो ये स्केलर है ये हम बाहर लेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई यू कोमा यू आई के साथ एटसेट्रा, ठीक है। ये तो इसका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा यू कोमा यू, और फिर इस समीशन बाहर और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यू कोमा यू आई इनर प्रोडक्ट, ठीक है, एटसेट्रा। ये होगी थर्ड का अब यूज़ करो सेकंड में, थर्ड का सेकंड में यूज़ करेंगे तो नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर हमारे पास कितना है, यू कोमा यू, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें लिख दी, अगला स्टेप सेम एज इट इज़, उससे अगला भी सेम एज इट इज़, ठीक है। क्योंकि ये जो ये वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पे भी हम रखेंगे तो ये आ जाएगी, दो जगह हम इसका यूज़ करेंगे, ये दोनों जगह हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद ये तो हो गया नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर, ये स्टेप हमारा एज इट इज़ है, ठीक है। अब ये वाला स्टेप है जो ये रहा, इसको मैंने लिख दिया कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, यू पहले लिख दिया, यू आई का बाद में लिख दिया, तो ऊपर लगा दिया कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है। प्लस यहाँ से दो समीशन है, दोनों समीशन बाहर लो, तो ये हो जाएगा यू कोमा यू जे का बार और यू आई कोमा यू जे, ठीक है। तो ये दोनों यू आई कोमा यू और यू कोमा यू आई दोनों क्या है यहाँ पे इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ये इसके लिए लाइन लिखी है, ठीक है, लिख दिया। अब उसके बाद ये हो जाएगा नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, इसको जेड बार क्या होता है, मोड ऑफ जेड का स्क्वायर लिख दिया, यहाँ से भी सेम लिख दिया मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। अब समीशन आई 1 to n, यहाँ से क्या करा, बाय फर्स्ट से हमने क्या किया, ये तो यू कोमा यू आई तो एज इट इज़ है, और ये जो है फर्स्ट से J1, फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, बाय फर्स्ट ये रहा v, इसकी वैल्यू क्या है v, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रख दो, v रख दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रख दी, v रख दी। रखने के बाद अब उसके बाद ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर एज इट इज़ माइनस का, ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, फिर प्लस में ये एज इट इज़ यू कोमा यू आई का मोड का स्क्वायर, ठीक है, लिख दिया। अब उसके बाद ये एज इट इज़, ये इसमें से एक माइनस करेंगे तो माइनस का एज इट इज़, तो यानी कि सारा सोल्व करके हमारे पास ये आ गया। और नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर क्या होती है, नॉन नेगेटिव होती है फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू वी, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉन नेगेटिव आ गई, तो इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट करके ये कैंसिल, तो इसका मतलब हमारी जो इनइक्वालिटी है वो होल्ड कर गई। तो यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। देखो प्रूफ यही करना था ना, मोड ऑफ यू कोमा ये रहा, स्क्वायर ही था, सॉरी स्क्वायर रूट करना ही नहीं है, स्क्वायर ही था, तो ये हमारी होल्ड हो गई। अब उसके बाद है प्रूव हो गई। अब उसके बाद इजी था बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप करना है और कुछ नहीं करना इसमें। नेक्स्ट है इक्वालिटी होल्ड इन 5, इक्वालिटी होल्ड कब करेगी, जब नॉर्म ऑफ वी का स्क्वायर क्या होगा, 0, इफ़ एंड ओनली वी कोमा वी 0, तो इफ़ एंड ओनली इफ यू माइनस वी की वैल्यू रख दी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू यू की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। इफ़ u इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u, किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, यहाँ से u1 u2 un, और उसके बाद u बिलोंग्स टू सब स्पेस जनरेटेड बाय u1, जो सब स्पेस हमने लिया था किससे जनरेटेड है, u1 u2 un से, तो u इसमें चला गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास बेसिस हो गए v के, तो u1 u2 un इज ए बेसिस ऑफ v, तो ये इक्वालिटी हमने होल्ड करा दी। 5 में अगर इक्वालिटी होल्ड करती है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, ये इसके बेसिस है, अगर बेसिस है तो इक्वालिटी क्या करेगी, यहाँ पे होल्ड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरली, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n बी एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेट बीटा बिलोंग्स टू वी बी आर्बिट्रेरी, तो यहाँ से इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड करेगी। अगर ऑर्थोगोनल सेट है, नॉन जीरो वेक्टर्स है इनर प्रोडक्ट स्पेस वी का, तो बीटा कोई भी वी का आर्बिट्रेरी हमने लिया है वेक्टर, तो यहाँ से ये कंडीशन बीटा की इनर प्रोडक्ट अल्फा आई के साथ डिवाइड बाय नॉर्म ऑफ अल्फा आई का स्क्वायर और ऊपर मोड ऑफ स्क्वायर
क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर आई वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये इसकी करोड़ली है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये इसकी करोड़ली, ठीक है। तो आज हमारा ये जो है कंप्लीट हो गया। करोड़ली का प्रूफ हम यहाँ पे नहीं करेंगे, इसकी कोई क्योंकि आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा हो गया कंप्लीट। ये इंपॉर्टेंट थी बेस एंड इक्वालिटी। तो इसका जो PDF है आपको आज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अच्छे से बिल्कुल प्रॉपरली तरीके से करना है आपने। तो इसका देखो अभी हमारा जो टॉपिक है ये हमारा आज जो है कंप्लीट हो गया है। कल हम करेंगे या फिर शाम को अगर टाइम लगा तो मैं ये बता दूंगी आज ग्राम स्मिथ प्रोसेस क्या होता है, ये करवा दूंगी शाम वाली क्लास में, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट्स वीडियो में जो 3rd या 4th नंबर की प्रॉपर्टी थी वो हमने आज सुबह कर ली है। तो अब शाम वाली क्लास में मैं ये ग्राम स्मिथ वाला प्रोसेस आपको बता दूंगी। और मेरे को अगर लगेगा कुछ एक आधा टॉपिक स्किप करना है तो मैं यहाँ पे अब स्किप भी कर सकती हूँ, क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली हैं। जो 2-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं वो भी बस 1-2 वीडियो में ही हो रहा है, ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा लीनियर अलजेब्रा। तो स्किप करने की चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि हम यहाँ पर क्या क्या स्किप कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 2-4 चीज़ें ही हम स्किप करेंगे ताकि हमें ऑप्शनल में वो चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है। अगर मिल भी गई तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऑप्शनल में, ठीक है। बाकी सारा हम यहाँ पे कवर करेंगे। और फिर उसके बाद लीनियर अलजेब्रा की हम टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। फिर साथ के साथ एनालिसिस भी हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। फिर एनालिसिस शुरू करेंगे। एनालिसिस में भी जो इंपॉर्टेंट रहेगा सबसे पहले हम वही करेंगे, जो नेमिंग थ्योरम है ना, सबसे पहले हम वही यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा ये कंप्लीट हो गया है। शाम को मिलते हैं। ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस का प्रूफ हम करेंगे, नहीं तो फिर अदरवाइज कल करेंगे सुबह, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब मैं आप लोगों के साथ एक लाइव इंटरेक्ट करूँगी, ठीक है। तो लाइव क्लास में मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या स्ट्रेटजी आपने यहाँ पे अपनानी चाहिए एग्ज़ाम देते वक्त, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी 22 सितंबर से पहले मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाओ और मुझे ये गुरु दक्षिणा आप दो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।